आओ मेरे भाई, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारी अकाउंटिंग की जो बुक है 11th क्लास की, उसका ये थर्ड चैप्टर है, जहाँ पे हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल रूल्स जानेंगे। जब हम लोग इंट्रोडक्शन भी पढ़ते थे ना, तो हम ये पढ़ते थे कि अकाउंटिंग जब हम फॉलो करते हैं या जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हम ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी चीज़ों को कहीं पर भी रिकॉर्ड कर लो। एक प्रॉपर तरीका होता है चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। रूल्स होते हैं जो कैसे बनाए गए होते हैं, किस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, इंसानों ने बनाए हैं, क्या होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो हमारा चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां हम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी जानेंगे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, वो फंडामेंटल रूल्स या गाइडलाइंस है जो बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है जब वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं है। अगर आप जैसे मान लो आप किसी संस्था को ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मान लो आपने एक कंपनी ज्वाइन करी और उस कंपनी में आप रोज सुबह जॉब करने आते हो या उस कंपनी में वर्क करते हो, तो उस कंपनी के एक रूल्स होंगे जिसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, तो कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ट्रांजेक्शनों को किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। ये प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपने अपने पास ट्रांजेक्शन देखी है, क्या वो कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, कंपेरेबल है, अंडरस्टैंड है। मतलब जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपकी अकाउंटिंग कंसिस्टेंट हो सकती है, रिलायबल हो सकती है, आप उन अकाउंटिंग को कंपेयर कर सकते हो, आप उन अकाउंटिंग को समझ सकते हो। ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग जानकारी देता है। और ये सब किस मदद से हो पाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जब आप कानून के या फंडामेंटल रूल या गाइडलाइंस के तहत ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के बना रखे हैं। इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। क्या होती है, एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। दीज आर द बेसिक assumption या आइडियाज ऑन विच अकाउंटिंग प्रोसेस इज बेस्ड। एग्जाम्पल, ट्रीटिंग द बिजनेस एंड ओनर एज सेपरेट एंटिटीज। कहता है जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, जो सबसे पहला है, कह रहा है ये एक बेसिक सी assumption है। ठीक है ना। और अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करूं, these are the common practices that are followed to make accounting work smoother and understandable। मतलब कहता है ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो की जाती है ताकि अकाउंटिंग को स्मूथ, आराम से और अच्छे से समझ सके हम कि वो बढ़िया तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है। वो अकाउंटिंग कन्वेंशन, मतलब देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट अजम्पशन है जो हम मानते हैं, जो बेसिक है, जो सबको ही पता है ये बात, और हर इंसान इस बात को मानता है, ये चीज अजम्पशन। और कन्वेंशन है, समझ लो, जिसको हमने प्रैक्टिस करी, इंसानों ने बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस करी, एक्सपेरिमेंट करे और फिर उसको अप्लाई करा बना के। और अजम्पशन मान लो एक इस तरीके से जो कि यार ये तो मानना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, इसमें कोई हमने ये नहीं कि प्रैक्टिस करी है कुछ। तो ये कॉमन प्रैक्टिसेस है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। कन्वेंशंस के अंदर वो आ जाते हैं, मतलब इसके अंदर हमारी अजम्पशन आ जाती है जो हम फॉलो करते हैं, और इसके अंदर हमारी प्रैक्टिसेस आ जाती है जो हम जनरली अकाउंटिंग करते हुए करते हैं, जो स्मूथ होती है। अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करूं कि हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल या गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करते हैं ताकि बिजनेस कर सके अच्छे से, ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड कर सके, कोई गलत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो, तो उन सबके फीचर, मतलब कैसा होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि इसे सिर्फ एक देश में माना गया और दूसरा देश इसको क्रिटिसाइज करता है। ये पूरे देश में अपनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना। ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज बनाता है ताकि हर इंसान, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, पब्लिक इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सके। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि कुछ ही लोग इसको समझ सके, हर इंसान इसको जान सके, पहचान सके। तो बहुत बेसिक स्टैंडर्डाइज बनाया गया है। ये मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाए गए हैं प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि ये एक कथा लिखी हुई आ गई और आप इसको फॉलो कर रहे हो। इंसानों ने इस चीज को ऑब्जर्व करा, महसूस किया और कहा इस तरीके से अकाउंटिंग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट करे और फिर इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तैयार करा, एक किताब तैयार करी। मतलब मैं अपना जीवन जी रहा हूँ और मैं उस जीवन में अपनी अपनी चीजों को महसूस कर रहा हूँ और उसको मैं किताब में लिख के लोगों को बांट रहा हूँ कि देखो मैंने सिद्धांत लिखे हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हैं अपनी लाइफ के कि ऐसे जीना चाहिए। तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल्स होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव। तो वैसे ही अकाउंटिंग है मैन मेड। ठीक है ना। प्रिंसिपल आर नॉट नेचुरल लॉ, ये कोई प्राकृतिक लॉ नहीं है
साइंस की तरह, ठीक है ना, कि हाँ जी लाइट जलाओ तो बल्ब जलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये एक्सपर्ट्स ने डेवलप करे, जैसे आईसीएआई जिसे हम समझेंगे, आईएएसबी जिनके नाम हम फुल फॉर्म आगे समझेंगे। आईसीएआई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, लॉजिक और बिजनेस के नीड्स। जो जो बिजनेस की जरूरत है उसके हिसाब से, या जो जो एक्सपीरियंस उन्होंने महसूस करे उसके हिसाब से, जो जो लॉजिक है, लॉजिक्स होते हैं उनके बेसिस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, मतलब अगर आप एक प्रिंसिपल चूज करते हो, कोई मान लो डेप्रिसिएशन करने का कोई मेथड, तो वही कंसिस्टेंटली हर साल फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि आप कंपैरिजन अच्छे से कर सको। मान लो किसी एक साल अलग मेथड अपनाया, अगले साल अलग मेथड अपनाया, तो फिर आप चीजों को कंपेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार पिछले साल तो ऐसे नापा था, इस साल ऐसे, तो कंफ्यूजन। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, या कंसिस्टेंसी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की मैं बात करूं, मतलब हमें पता है रूल्स तो फिक्स है, चेंज नहीं होंगे, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कभी कभी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, वो डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो जरूरी नहीं है हर प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली बड़ी कंपनियों की तरह फॉलो करें, वो अपने अंदर चाहे तो कुछ बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कोई रूल है, कोई मेथड है डेप्रिसिएशन का, कुछ भी है, वो उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। रेलेवेंस है, जो प्रिंसिपल है ना वो आपको अच्छी खासी जानकारी देते हैं जो आपके लिए यूजफुल है और आपको डिसीजन लेने में, ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या करने में मदद कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने में मदद कर रहे हैं, ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने में मदद कर रहे हैं। और जब अकाउंटिंग करोगे तो क्या वो यूजफुल नहीं होगी, क्या वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल नहीं होगी, यही तो चीज है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना वो डाटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलायबल और ट्रस्टवर्दी बनाती है। आप जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या वो गलत है, क्या वो फ्रॉड है, नहीं, आपने देखा लोगों ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करी है, सही होगी, चीजें सही से फॉलो करी होंगी, तो इस वजह से एरर या मैनिपुलेशन कम होते हैं, ठीक है ना। अब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ऐसे नहीं है कि जैसे नेचुरल किताब हमने पढ़ा कि कोई नेचुरल लॉ नहीं है ये, कि हाँ, या कोई साइंस नहीं है कि हाँ जी लाइट जलाने से बल्ब जलेगा, खटका दबाने से ये करोगे तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी महसूस होगा, ऐसा नहीं है। ये कोई थ्योरेटिकल आइडियाज नहीं है, इन्हें डेवलप करा है एक्सपीरियंस से, या प्रैक्टिस करी गई है रियल बिजनेस की सिचुएशन में, इसे बार बार अपनाया गया है। एक चीज अपनाई और देखा कि हम ये चीज अगर करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो फिर ऐसा होगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करिए। सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब एक बिजनेस की कंडीशन चेंज कर देती है, प्रिंसिपल्स कैन बी अपडेटेड और रिवाइज्ड बाय अकाउंटिंग बॉडीज लाइक आईसीएआई और आईएएसबी। तो एज पर बिजनेस कंडीशन चेंज, मान लो बिजनेस की कंडीशन कोई चेंज हुई, तो प्रिंसिपल को आप अपडेट कर सकते हो या रिवाइज कर सकते हो अकाउंटिंग बॉडीज के तहत। ये मान लो कोई आज के टाइम पे बिजनेस के हालात चेंज हो गए, पहले जैसे रूल प्रैक्टिसेस बनाई, आज वो हालात नहीं रहे, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईसीएआई और आईएएसबी, ये कुछ नए प्रिंसिपल ला सकती हैं या उन पुराने प्रिंसिपल में कोई बदलाव कर सकते हैं। फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जेन्युइनली बोलो, फिर भी दो चार फीचर पता चल रहने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की दो चार भाषाएं पता चल जाएं, डेफिनेशन, ठीक है। मेन जो हमें पढ़ना है ना वो एक्चुअल में कि प्रिंसिपल्स हैं क्या, वो पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, अब अगला सवाल है कि हमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनकी जरूरत क्यों है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम क्लैरिटी रख पाए चीजों को, ट्रांसपेरेंसी रख पाए और यूनिफॉर्मिटी रख पाए अकाउंटिंग में। देखो कुछ नहीं है, अकाउंटिंग तरीके से हो, एरर्स ना हो, परेशानी ना हो, कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए लॉ बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं और उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ताकि हर तरीके से बेटर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो, ताकि एक बढ़िया अकाउंटिंग हमें मिले, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। इसके बिना हमारा बिजनेस जो है ना वो रिकॉर्ड करेगा अपने तरीके से और कंफ्यूजन और एरर आएगा, वही जो मैंने बोला आपको। कुछ सिंपल एग्जांपल है, अगर एक बिजनेस रिकॉर्ड करता है प्रॉफिट को सारे एक्सपेंस निकालने के बाद, और एक और बिजनेस जो है वो रिकॉर्ड करता है प्रॉफिट को बिना एक्सपेंस निकालने के बाद, तो क्या हम उनके प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं। मान लो एक नया इंसान है, वो बोले कि भैया मेरा प्रॉफिट ज्यादा आता है इसलिए क्योंकि मैं खर्चे ना माइनस ही नहीं करता, समझ रहे हो, तो आप कहोगे देखिए ये क्या बात है, तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, या फिर आप अलग तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एक तरीका है उसी तरीके से करो और फिर सब अपनी अकाउंटिंग को कंपेयर कर लो, करना है तो चाहो तो अपने बिजनेस को पिछले साल से कंपेयर कर लो,
इसलिए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बहुत जरूरी है ताकि हर बिजनेस सेम रूल अप्लाई कर सके और हर बिजनेस को आप अच्छे से कंपेयर भी कर सके। इन शॉर्ट, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, वो स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और ट्रस्टीवर्दीनेस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्ट की जरूरी होता है। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं, एक स्टैंडर्ड देते हैं। इससे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है ताकि जो इन्वेस्टर ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन देख पाए अच्छे से। एक्यूरेसी होती है, कोई फ्रॉड एरर के चांस कम होते हैं, और ट्रस्ट कर सकते हैं जैसे बैंक्स। व्हाट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? तो ये जो हमारी अकाउंटिंग की अजम्पशन थी, अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ लो आप चाहे तो इसे, नहीं तो आप ये समझ लो कि जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी वो अजम्पशन होती है, फंडामेंटल अजम्पशन। फंडामेंटल अजम्पशन जो हर किसी इंसान के लिए एप्लीकेबल है, जो बेसिक अजम्पशन है जो हर इंसान अपनाता है। क्या है वो अजम्पशन? कहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऐसी बेसिक बिलीफ होते हैं या कंडीशन होती है जो हम अज्यूम करे जाते हैं और उन्हें फॉलो करा जाता है फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, जब तक कि उन्हें स्टेट ना किया जाए, मतलब जब तक उन्हें स्टेट लिखा ना जाए। ठीक है ना? मतलब ये ऐसी अजम्पशन है जो बेसिक से आपके मन में ख्याल है, या भैया ये तो होना ही चाहिए, ऐसे तो होना ही चाहिए, सुबह मंदिर जा रहे हैं तो नहा के तो जाना ही चाहिए। बेसिक अजम्पशन। ये अजम्पशन इतनी कॉमन और बेसिक है कि अकाउंटेंट जो है ना वो उन्हें मेंशन भी नहीं करते इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस दे आर नॉट फॉलोड। मान लो जब तक कि वो फॉलो ना करी गई हो वो अजम्पशन, तो अकाउंटेंट क्यों लिखेगा कि इसे फॉलो नहीं करी गई? मतलब अगर आपने फॉलो करी है तो अकाउंटेंट नहीं लिखेगा उस चीज को कि ये फॉलो नहीं की गई। और ये अजम्पशन को रखना भी जरूरी नहीं है, ये अज्यूम करा जाता है कि हर इंसान ये चीज तो करेगा। आप नंगे नहीं रहते, कपड़े पहन के रहते हो अपने शरीर को ढकने के लिए, बेसिक अजम्पशन है। तमीज से पेश आते हो, अपने बड़ों से तमीज से पेश आते हो, ये बेसिक अजम्पशन है। तो वैसे ही फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है ऐसी अजम्पशन जो मानी ही जाती है बिजनेस में। अब ये जो फंडामेंटल अजम्पशन है ना, ऐसी 3 अजम्पशन है जो हम अपनाते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन 2 टाइप के प्रिंसिपल होते थे, उसमें पहली वाली जो हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट वाली अजम्पशन है, जहां हम बेसिक अजम्पशन अपना रहे हैं, जो अपनाते ही हैं, वो 3 अजम्पशन ये है। पहली गोइंग कंसर्न अजम्पशन, दूसरी कंसिस्टेंसी अजम्पशन, तीसरी अक्रूवल अजम्पशन। तीनों को एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करूं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लिख सकते हो आप इसे, या गोइंग कंसर्न अजम्पशन लिख सकते हो। ये अज्यूम करा जाता है कि बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा लंबे समय तक, फ्यूचर के अंदर वो कभी भी छोटे समय के लिए नहीं खुल रहा और छोटे समय में बंद नहीं होगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं इसे लंबा ही चलाऊं, आज से 10 साल 20 साल 25 साल। वो ये नहीं सोचता कि इसको तो मैं चला ही चल रहा हूं ताकि 2 साल में बंद हो जाए, इसलिए नहीं चलाता इंसान। दिस इज गोइंग कंसर्न अजम्पशन, यही तो अजम्पशन बनाते हो, ये अजम्पशन ये है। एग्जाम्पल, जब एक कंपनी मशीन खरीदती है तो वो इसकी कॉस्ट को बहुत सारे डेप्रिसिएशन में बांट देती है। वो अज्यूम करती है कि मशीन हम लंबे समय तक चलाएंगे। मैं समझाता हूँ इस बात को। मान लो कंपनी है, कंपनी ने खरीदी मान लो 60 लाख की मशीन, और कंपनी ने डिसाइड करा कि हम इसको अगले 10 साल तक तो चला ही लेंगे। तो हम इसे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो इस पे डेप्रिसिएशन है, यानी कि इसकी जो वैल्यू कम होगी यूज करने की वजह से, वो हर साल एवरी ईयर मान लेते हैं 1 लाख रुपए कम हो जाएगी, या फिर मान लेते हैं 4 लाख रुपए कम हो जाएगी। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर इस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56 लाख। बट आफ्टर सेकेंड ईयर इसकी वैल्यू हो जाएगी 52 लाख, है ना? और ऐसे ऐसे हर साल कम होगी। ऐसा क्यों नहीं करा कि अगले 3-4 साल में खत्म कर दो, 2-3 साल में खत्म कर दो, डेप्रिसिएशन मान के मशीन को जीरो मान दो? तो वही गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से। ठीक है ना? कोई दिक्कत इस चीज में? क्लियर है? दूसरी अजम्पशन आती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये अज्यूम करा जाता है, अजम्पशन है, देखो ये रूल्स नहीं है जो प्रैक्टिकली फॉलो किए, बेसिक मान रहे हो आप कि सेम अकाउंटिंग मेथड और प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे हर साल। कंसिस्टेंसी, जो डेप्रिसिएशन, जैसे मान लो आप हर साल क्या मान रहे हो, तो अगले साल ये नहीं कि यार इस साल 6 लाख मानूंगा, फिर कंपैरिजन गलत हो जाएगा आपके बिजनेस में कि यार एक साल 4 लाख माना अगले साल 6 लाख। समझ रहे हो? या मेथड, मतलब एक कंपनी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही थी, हल्का सा बताता हूँ मैं आपको, लेकिन उसने जो है ना वो अगले साल भी यही फॉलो करेगी। मैं समझाता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड। मान लो एक मशीन मैंने 1,000 रुपए की खरीदी
और हर साल मैंने कहा इसे मैं 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। अब 10% डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड पता क्या कहेगा, पहले साल 10% कितना होगा 100, कितना बचेगा 900, दूसरे साल भी कितना होगा 100, कितना बचेगा 800, तीसरे साल भी 100 होगा, कितना बचेगा 700। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पता है क्या कहता है, पहले साल 1000 रुपए, पहले साल 10% कितना 100, कितना बचा 900, अगले साल 900 का 10% कितना लगा 90, 810, अगले साल इसका 10% कितना लगा 81, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 8 गया 2 है और 729। बताओ क्या वैल्यू सेम है? अच्छा ये 1000 था, ये 700 बचेगा। बताओ क्या वैल्यू सेम है? क्या कंपेयर कर सकते हो? डिफरेंट मेथड्स। क्या आपने कंसिस्टेंसी रखी? यहाँ तो है, यहाँ पे रिटर्न डाउन की कंसिस्टेंसी, यहाँ स्ट्रेट लाइन की। लेकिन ऐसा ना हो कि 900 के बाद फिर 100 लगाया और अगले साल 800 का 10 लगा दो, 80 लग दो। फिर वो 100 ही होना चाहिए हर साल, और इसमें हर साल रिटर्न डाउन ही होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। दिस इज अबाउट कंसिस्टेंसी। एक रूल अपना रहे हो, हर साल वही फॉलो करो। और गोइंग कंसर्न मतलब कि ये अज्यूम करा जा रहा है कि बिजनेस लंबे समय तक चल रहा है, ये नहीं कि अगले 2-3 साल में खत्म कर रहे हैं हम। कोई दिक्कत तो नहीं, दो अजम्पशन समझ में आई। तीसरी अक्रूवल अजम्पशन, मतलब ये अज्यूम करा जाता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ऑकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। मतलब फॉर एग्जांपल ध्यान से समझना, ये ऑलरेडी मैं आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट में बता चुका हूँ, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। जैसे मान लो मेरे पास आज मैंने 10,000 रुपये, कोई एक बंदा था एक्स, मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि भाई मैं ना आपसे, आज है हमारी 28 जून, मैं आपसे 30 जून को आऊँगा और 30 जून को आपसे 10,000 रुपये का एक सामान है, इसको मैं खरीद लूँगा। उसने मुझे ये बोला। मैंने कहा ओह क्या बात है, खरीद लेना भाई, बड़ी बड़ी सारी बिक्री हो जाएगी मेरी। तो मैं गया अपने अकाउंट में लिख दिया 10,000 रुपये की सेल होने वाली है। गलत। अब क्या हुआ, बंदा आया, ठीक है, अब वो 30 जून को आया, बोला भाई मुझे सामान दे दो 10,000 रुपये। मैंने कहा ये लो 10,000 का सामान ले लो। कह रहा भाई मैं ना पैसा आपको 30 जुलाई को दूंगा। मैंने कहा 30 जुलाई को, 1 महीने बाद दोगे? कह रहा हाँ। रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? सोचो, ध्यान से सोचो। बिल्कुल सही, ट्रांजैक्शन हो गई है यहाँ पे। यूं मत सोचना कि पैसा 30 जुलाई को आएगा तो लिखूंगा। आप जर्नल कर चुके हो अभी तक, तो आप समझ जाओ माल बिक चुका है। अब वो आपका क्या कहलाएगा? डेटर। ठीक है ना, डेटर कहलाएगा। क्या समझ गए हो आप मेरी ये बात? लेकिन क्या यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती? जब पैसा आएगा, जरूरी नहीं है तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। ट्रांजैक्शन जब होगी जब वो चीज हो गई हो, माल बेच दिया हो, भाई लिखो बेच दिया है। अक्रूवल अजम्पशन कि अज्यूम करा जाता है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है जब वो एक्चुअल में हो गई है, जब नहीं, जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपने गुड्स मार्च में बेच दिए तो कैश अप्रैल में आ रहा है, तो सेल मार्च में ही लिखो, अप्रैल में नहीं लिखो। क्लियर है? 3 अजम्पशन समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं। इन तीनों अजम्पशन को देखो। समरी में क्या है? गोइंग कंसर्न बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कंसिस्टेंसी सेम मेथड अपनाओगे, अक्रूवल ट्रांजैक्शन जब लिखोगे जब हो गई है। गोइंग कंसर्न से फायदा क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मदद मिलती है क्योंकि लंबे समय तक चलाओगे। कंसिस्टेंसी से आप कंपेयर कर पाते हो अच्छे से, और अक्रूवल से क्या कर पाते हो? आप रियल प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो। बेटा ये अजम्पशन और इसके बाद जितने भी प्रिंसिपल पढ़ोगे, इन्हीं से पेपरों में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कहीं भी किसी से नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है ना इसके ऊपर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बुक में अगर देखोगे तो, है ना। तो अब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। हमारी बेसिक अजम्पशन हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रिंसिपल है दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारा अज्यूम करता है कि बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग एंटिटीज है। मालिक और बिजनेस अलग है। बिजनेस स्टडी में जब आप सोल प्रोप्राइटर पढ़ते थे, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पढ़ते थे, तो आप देखते थे कि मालिक और बिजनेस एक ही आइडेंटिटी होती थी। लेकिन यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में हम ये चीज पढ़ रहे हैं। अब जनरली देखो, ये जितनी भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, ये सोल प्रोप्राइटर ही पढ़ रहे हो। अज्यूम कर लेना ऐसा 11th क्लास में। तो ऐसा समझ लो कि बिजनेस जो प्रिंसिपल हम हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वहां हम ये कहते हैं कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ओनर जो है ना वो बिजनेस चलाता है, उसकी अपने खुद की आइडेंटिटी है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन जब भी रिकॉर्ड की जाती है तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से की जाती है, ना कि मालिक के पर्सपेक्टिव से। यानी कि अगर 2,000 रुपये, मान लो 2 लाख रुपए बिजनेस में
पैसा लाया गया है तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा, और इसका मतलब ये है कि बिजनेस ने ना ओ करा हुआ है 2 लाख रुपए ओनर को, मतलब बिजनेस को 2 लाख रुपए वापस किसको देने हैं, मालिक को, ठीक है ना। इसीलिए हम इसे याद है इंटरनल लायबिलिटी भी पढ़ते थे। और अगर कभी भी पैसा निकाल के जाता है मालिक तो उसे हम ड्राइंग के नाम से कहते हैं। तो ये क्या दिखाता है हमें, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, मालिक और बिजनेस दोनों अलग चीज है। दूसरा आता है मेरे भाइयों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मतलब सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स या इवेंट को आप रिकॉर्ड करोगे जिसे आप पैसे में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नॉन मॉनेटरी जैसे एम्प्लॉय की स्किल, अब ये भी हम फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा पढ़ चुके हैं, जो भी बिजनेस की रेपुटेशन है, मैनेजर की क्वालिटी है, मैनेजमेंट की क्वालिटी, इसे रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, है ना। जैसे गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के रिकॉर्ड होंगे, ईमानदारी है मैनेजर की, वो रिकॉर्ड नहीं होगी। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है। तीसरा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अभी भी आप पढ़ चुके हो, अभी जस्ट आपने मेरे सामने पढ़ा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये ना जनरली अजम्पशन के तौर पर लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ रिपीट होगा, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है एक स्पेसिफिक और रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में, यूजुअली 12 महीने में, और इसी कंसेप्ट से हम समझते हैं परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन रेगुलरली। अब देखो एक बिजनेस है, वो बिजनेस ऐसा नहीं है कि वो शुरू करा तो उसके 4 या 5 या उसके बाद कभी हम उसकी अकाउंटिंग खत्म ही नहीं करेंगे एक चीजों को मेजर करने के लिए। आप क्या करते हो, 6 से 7th में जाते ग्रो करते हो, 7 से 8 में जाते ग्रो करते हो, 8 से 9th क्लास में जाते हो। हर साल आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है जो आपको बताता है कि आपने इस साल कितना ग्रो करा। या आप कभी कोई मेहनत करोगे, अगर आप जिम भी करते हो या वेट डाइट भी फॉलो करते हो, तो आप वेट मेजर करते हो ताकि आप चेक करते हो कि जो मेहनत करी है उसको मेजर करो, कंपेयर करो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कहने का मतलब है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपको ये बताता है कि बिजनेस जो है ना वो ये नहीं है चलता ही रहेगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान चलता है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं, जैसे 12 महीने। अब 12 महीने दो तरीके से फॉलो कर सकते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फॉलो होता है, कुछ बिजनेस ये फॉलो करते हैं, इंडिया में मेजरली नहीं फॉलो करते, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 1 अप्रैल को अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं और अगली 31 मार्च को उस अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं क्या खोया क्या पाया। हर साल अपने बिजनेस को कंपेयर करने के लिए एक एक साल का अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ तो 31 मार्च को बंद होगा। जितनी भी इनकम एक्सपेंस है वो इसी साल के इसी के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, उसके अगले साल की नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट हमें क्या बताता है, जितनी भी एसेट्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं बुक्स के अंदर एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस, नॉट एट करंट मार्केट वैल्यू। आपने मान लो एसेट्स खरीदी थी, एक मशीन खरीदी थी 10,000 रुपए की, मान लो 2 साल पहले, आज उसकी वैल्यू मान लो 8,000 रुपए है, मार्केट वैल्यू, मार्केट में आज वो 8,000 रुपए की है। तो आप अपनी बुक में जब खरीदे थे 10,000 की, लिखी भी 10,000 की थी, दिस इज कॉस्ट कंसेप्ट। जितने की खरीदी उतने की ही रिकॉर्ड करेंगे, इट डज नॉट मैटर कि क्या वो ज्यादा की है मार्केट में, क्या वो कम की है। कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी इसे कहते हैं, ध्यान रखना। और हिस्टोरिकल कॉस्ट भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। जैसे मान लो लैंड हमने खरीदी 5 लाख की 2015 में, लेकिन वो अभी भी 5 लाख ही लिखी होगी, भले उसकी वैल्यू 25 लाख क्यों ना हो गई हो। क्लियर है, देखो बेसिक सा कंसेप्ट है। इसके बाद एक काम करते हैं, ये और पढ़ लेते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये भी आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में। जो भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 प्रभाव होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसे ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। जैसे एसेट्स है तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होता है, ठीक है ना, ताकि बैलेंस बना रहे। जैसे गुड्स अगर हमने खरीदे 50,000 रुपए के उधार में, तो असेट्स तो बढ़ गई, गुड्स खरीदे, लेकिन साइड बाय साइड हमारी उधारी भी बढ़ गई। लेकिन अगर हम उधारी नहीं बढ़ाए तो हम पेमेंट कर देते, तो उसमें हम कहते थे कि एक असेट्स बढ़ गई और कैश नाम की एक असेट्स कम हो गई। तो 2 एस्पेक्ट हो रहे हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होना डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहलाता है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में, चलें आगे। ये अब हमें पढ़ना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या जिसे कहा जाता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है समझते हैं, अच्छा प्रिंसिपल है। ये आपको कहता है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज अर्न्ड, नॉट व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड। मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है, कहता है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड और जब लिखा जाएगा हमारी बुक में जब वो कमाया है, वो जब नहीं जब पेमेंट आ गई हो, नॉट व्हेन इट पेमेंट इज रिसीव्ड। मतलब जैसे कि देखो, सेल इज रिकॉर्ड व्हेन गुड सर्विस आर डिलीवर्ड, नॉट व्हेन कस्टमर पेज। मतलब जब पेमेंट आ रही है तब मत सोचो फायदा हो गया, जब उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तब मानो फायदा हो गया। मतलब अगर आपने गुड्स बेचा मार्च में
और उसका पैसा आया अप्रैल में, तो उसको मार्च में मानोगे ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना कि कब हो गया है रेवेन्यू, भले ही ये नहीं कि पैसा आ गया तब मानेंगे, लेकिन रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना कि कब हो गया है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बेसिक सा था, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट, मैचिंग कंसेप्ट। Expenses should be recorded in the same accounting period in which the related revenue are earned। मतलब ये आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में मदद करता है। एग्जांपल से देखो, जैसे गुड्स है, जनवरी में बेचे, तो उसकी जो कॉस्ट और उससे मिलते जुलते जो खर्चे हैं वो भी जनवरी में ही रिकॉर्ड किए जाने चाहिए ताकि मैचिंग हो। मतलब अगर जनवरी के महीने में कोई भी आपने इनकम कमाई है, कोई भी आपने गुड्स बेचा है, तो उसी गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो भी जनवरी में ही मानो, ताकि चीजें मैचिंग हो। तो एक्सपेंसेस जो है ना वो भी रिकॉर्ड होने चाहिए उसी सेम अकाउंटिंग पीरियड में जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसका रेवेन्यू हुआ है। ये नहीं कि एक्सपेंस अलग अलग टाइम पीरियड में लिख रहे हो, कोई अलग साल में लिख रहे हो, और इससे हुई हुई इनकम तो कुछ अलग टाइम पीरियड में लिख रहे हो, जिससे आप एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस पता लगा सको। मतलब चीजों को रिकॉग्नाइज करो कि 10,000 रुपए की इनकम हुई है, अगर मेरे पास 10,000 रुपए आया है तो इसके लिए कुछ खर्चा भी हुआ होगा, तो वो कुछ खर्चा हुआ होगा। मान लो फॉर एग्जांपल 8,000 रुपए खर्चा हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहोगे भैया 2,000। तो ट्रू प्रॉफिट और लॉस पता लगाने के लिए जो रेवेन्यू हुआ है उसी के साथ साथ उसी टाइम पीरियड में उसका खर्चा भी पता लगाओ, मैचिंग करो दोनों की। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। तीसरा, नेक्स्ट इज अक्रूवल कंसेप्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अक्रूवल कंसेप्ट ऊपर, कि चीजों को, ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करो जब जरूरी नहीं है पैसा आया, जब वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हो गई हो। अक्रूवल कंसेप्ट मतलब इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड। मतलब इनकम और एक्सपेंस को आप जब रिकॉर्ड करोगे जब या तो वो कमा लिए हैं या वो मिलने वाले हैं, इनकर्ड हो गए हैं। जब नहीं, जब वो पैसा आएगा तब मत रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। तो ये आपको एक्यूरेट फाइनेंशियल दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो अप्रैल में पे करा, लेकिन ये तो इट विल स्टिल रिकॉर्डेड एज मार्च एक्सपेंस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ना वो आपने पे करा मार्च का, जो मार्च का बिल आपने, अच्छा अगर आपने मार्च का बिल अप्रैल में पेड करा तो वो मार्च का एक्सपेंस ही माना जाएगा, भले आप पे उसको लेट कर रहे हो, वो उसी टाइम का माना जाएगा। यानी कि उसको एक्सपेंस आपने कब मान लिया होगा, मार्च में मान लिया होगा। अगर मान लो आज मेरा कोई नुकसान होने वाला है, भले मैं उसको पेमेंट नहीं करा, कल को पेमेंट तो करूंगा, तो एक्सपेंस तो आज ही मान लूंगा। या फिर भले इन फ्यूचर मेरी कोई इनकम आने वाली है, लेकिन मुझे पता आ जाएगी, आज नहीं आई है, लेकिन मैं उसको मान लूंगा कि इनकम होने वाली, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा पार्ट भी है, जैसे जिसे हम एक्चुअल में अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं, जो हमने ऊपर वो दूसरा वाले प्रिंसिपल्स थे, अब ये दूसरे वाले। अब जनरली आप बस इतना समझ लो, ये प्रिंसिपल्स ऊपर हम पढ़ रहे हैं 3 अजम्पशन के अलावा, और ये हमारे आगे के प्रिंसिपल हैं, और ये भी प्रिंसिपल ही थे जो हमने जितने पढ़े। अब ये वाला कन्वेंशन, इसे कहा जाता है बेटा पूरा प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। बस इसका एक डायलॉग याद रख लेना, जब भी मैं आज के बाद आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछूं, इसके बारे में सवाल पूछूं, एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? नुकसान होने वाला हो, आज ही मान लो नुकसान हो गया। फायदा होने वाला हो, जब तक मत मानो फायदा जब तक हुआ ना हो। मुझे पता है शायद मेरे को 10,000 रुपए अगले 10 दिन में मिलने वाले हैं, कहीं सोर्स से कहीं पैसा आने वाला है। जब तक वो आ नहीं जाएंगे मैं तब तक उसे नहीं मानूंगा कि आ गए। लेकिन मुझे लग रहा है मेरा शायद 10,000 रुपए का नुकसान होने वाला है, आज ही मान लो। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, नथिंग। बस इतना ही है। मतलब ये कन्वेंशन क्या कहती है, आज ही सारे लॉसेस मान लो, लेकिन प्रॉफिट नहीं जब तक वो ना हो। If you expect a loss, record it now. If you expect a profit, wait till it is actually earned. Clear है? एग्जाम्पल, एक कस्टमर से डिफॉल्ट हो गया तो उसे बैड डेप्ट ही मान लो। कस्टमर लग रहा है पैसे नहीं दे पाएगा, डाउट है, आज ही बैड डेप्ट मान लो कि नहीं मिलने वाले। या फिर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, जब तक ना हो भैया तब तक ना लिखो, ठीक है जी। मटीरियलिटी प्रिंसिपल है, ध्यान से समझना। सिर्फ सिग्निफिकेंट आइटम्स जो उसके बिजनेस, जो उसके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं वही रिकॉर्ड करे जाने चाहिए डिटेल में। छोटे एक्सपेंस को आप ग्रुप या एडजस्ट करो, लेकिन जो बड़े इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसे क्लियरली रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे एक कैलकुलेटर की कॉस्ट है 150 रुपए, तो उसे आप क्या मानोगे,
छोटा मोटा खर्चा मानो, जैसे मान लो आपने कैलकुलेटर खरीदा तो आप यूं बोलोगे क्या कि असेट्स खरीद ली, भले चलेगी तो वो भी लंबा, लेकिन क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए असेट्स के रूप में? नहीं, तो उसे ट्रीट करा जाएगा, मतलब सिर्फ सिग्निफिकेंट अमाउंट जिससे बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उन्हीं को हम डिटेल में लिखेंगे, बाकियों को हम अननेसेसरी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे। क्लियर है? दिस इज कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ते हैं ना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो अफेक्ट करती है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज प्रॉपरली, मतलब डिस्क्लोजर क्या? खुलासा करना, फुल डिस्क्लोजर, पूरा खुलासा करना। अगर एक कोर्ट केस पेंडिंग है अगेंस्ट द बिजनेस तो उसे इट शुड बी मेंशन इन नोट्स टू अकाउंट्स, उसे इस नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना चाहिए, मतलब इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, स्टेक होल्डर को आप इन्फॉर्म डिसीजन बता पाते हो, यानी कि आपका बिजनेस फुल्ली डिस्क्लोज्ड होना चाहिए, आपको कोई चीज उसमें छुपा के नहीं रखनी। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक बिजनेस था उसमें जानकारी पूरी नहीं दे रखी थी, डिस्क्लोज नहीं था फुल बिजनेस, तो बोलेगा किस किस प्रिंसिपल की कमी है? तो फुल डिस्क्लोजर की कमी है, चीजों को ओपनली बताना, छुपा के ना रखना। और यहाँ हमारे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे ये सब कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा, अब देखो ये वाले जो टॉपिक जो हमने ऊपर करे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे प्रिंसिपल्स और अजम्पशन। इसके बाद मेरे भाइयों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल या ज्यादा कुछ चीजें होंगी नहीं, इसलिए मैंने भी इसके बाद चीजों को बहुत ज्यादा नहीं रखा, रखने को मैं बहुत ज्यादा रख सकता था और भी ज्यादा रख सकता था, पर मैंने भी नहीं रखा क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइंस या रूल्स है, मतलब एक तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही हो गया जो इशू करा है अकाउंटिंग बॉडी ने, मतलब एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी वो इन ऑफिशियल गाइडलाइंस को इशू करती है, रूल्स को इशू करती है, वो एक्सप्लेन करता है उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि कैसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, मेजर किया जाना चाहिए और डिस्क्लोज किया जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो एक तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है जो आपको गाइड कर रहा है, यह किताब है किसी कंपनी की, यह किताब है किसी रूल्स की जो आपको बता रहा है कि ये चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है, ये लिखना है। इससे क्या होता है, जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो यूनिफॉर्म है, हर इंसान वही प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, आराम से आप छुपा नहीं सकते किसी चीज को, कंपेरेबल है, आप चीजों को कंपेयर कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के अंदर। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्डों की जरूरत क्यों है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर बिजनेस जो है वो एक सेम तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, अगर मान लो उसने नहीं करा अपने अपने तरीके से ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करा तो इससे कंफ्यूजन आएगी, क्योंकि वो इंसान बोलेगा भाई मेरे हिसाब से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया और हमारा अलग तरीके से मान लो 40,000 का प्रॉफिट आया है, तो हर इंसान का अपना अपना अलग तरीका हो गया अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, तो इसमें तो फिर कंफ्यूजन आएगी, कंफ्यूजन होगी, कंपेयर करने में प्रॉब्लम होगी, एरर का चांस रहेगा, फ्रॉड का चांस रहेगा, मिस इंटरप्रिटेशन का चांस रहेगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर इंसान वही फॉलो करे। तो इन शॉर्ट ये एक रूल्स है गेम की, जिस इंसान को उसी इंफॉर्मेशन से रिकॉर्ड करनी चीजें ताकि हर इंसान सेम सिस्टम को फॉलो करे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या मकसद निकलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मकसद क्या है? यूनिफॉर्मिटी आए, हर इंसान सेम रूल फॉलो करे, कंपेरेबिलिटी होगी, क्योंकि जायज बात है जब सब इंसान सेम टाइप की अकाउंटिंग करेंगे तो ट्रांजेक्शन को आराम से कंपेयर करने लगेंगे। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और डिस्क्लोजर रहेगा, आपको इसी तरीके की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जहां पर आप चीजों को डिस्क्लोज भी करो, जहां पर आप कंपनियां जो है या फिर जो भी है अपनी कंप्लीट और क्लियर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दे, और कोई भी ऐसी चीज ना हो कि वो बिजनेस में छुपाए, कोई फ्रॉड या कोई रिस्क। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मकसद से ट्रांसपेरेंसी आता है और चीजों का खुलासा होता है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलायबल हैं और एक्यूरेट होते हैं, तो आप कर सकते हो इनसे ट्रांजैक्शन, और इनसे आप डिसीजन लेने में भी आपको मदद मिलती है, क्योंकि इससे आपको जानकारियां मिल जाती है आपके ओनर, इन्वेस्टर, बैंक को, जिससे आप एक अच्छा कॉन्फिडेंट डिसीजन भी ले सकते हो, और इससे कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है क्योंकि हर इंसान सेम टाइप की अकाउंटिंग फॉलो करता है। लेकिन भैया इसके थोड़े से नुकसान है, क्या? ये हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है मैंडेटरी हो, मतलब कुछ कंट्रीज होती है जो, जैसे कि इंडिया को भी हम इंक्लूड करें तो वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंपलसरी नहीं होते बिजनेस में, कुछ कुछ बिजनेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे छोटे छोटे या मीडियम बिजनेस हो गए ना, वो स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो नहीं करते। जैसे हमने देखा बहुत से लोग, हमें पता अकाउंटिंग प्रिंसिपल में डुअल एस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कोई भी छोटी छोटी मीडियम लेवल की बहुत छोटी छोटी दुकान होती है वो तो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, हम तो पढ़ रखे हैं ये चीज, है ना। दूसरा, पहला नुकसान की हर इंसान के लिए मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, इससे ना
क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मतलब आप अलग अलग मेथड फॉलो कर सकते हो। जैसे कोई डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, तो कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करता है। तो इससे ना अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, मतलब अलग अलग आंसर निकलते हैं, कंक्लूजन निकलते हैं, और फिर हर इंसानों की वैल्यू अलग अलग ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है ना। और ये एलिमिनेट नहीं करता सब्जेक्टिविटी को, मतलब ऑब्वियसली बात है अकाउंटिंग में जजमेंट और एस्टिमेट आते हैं, और ये अकाउंटिंग के अपने अपने पर्सनल इंसान के जजमेंट होते हैं, अपने अपने ओपिनियन होते हैं, तो उस हिसाब से ये सब्जेक्टिविटी एलिमिनेट नहीं हो पाती। और ये छोटे बिजनेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारी चीजें मेंटेन करना। और भी बहुत सारे नुकसान है बेटा, पर आप देखो कॉस्टली बोल देना, ठीक है ना, एक ये भी बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग रहता है थोड़ा बहुत, और ये हर सिचुएशनों को कंट्रोल नहीं करता या कवर नहीं करता, जैसे क्वालिटी वाली सिचुएशन कवर नहीं करता, ठीक है ना। तो अपने अलग अलग लिख सकते हो आप। जैसे एक और है कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस भी आते हैं। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि आईएफआरएस जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली अपना एक सिस्टम बना हुआ है, वो परफेक्टली लोकल बिजनेस में फॉलो नहीं हो सकता हर देश में, तो हर किसी का अपना अपना एक अलग सिस्टम बना लेते हैं। जैसे इंडिया में आईसीआई के अकॉर्डिंग बनते हैं रूल्स, और वर्ल्ड में आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, हर सिचुएशन को कवर नहीं करता, महंगा है, अपने अलग अलग डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना बेटा। ये तो सेम सेम पेज दो बार आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। नेक्स्ट, अब समझते हैं अब देखो हमने अभी अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ लिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो जनरल गाइडलाइंस हैं, वो रूल्स लिखे हुए होते हैं, वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं और सेम तरीका लाते हैं। लेकिन जो आईएफआरएस है उसे किसने इशू करा? तो पहले आईएफआरएस की फुल फॉर्म भी समझ लेना, ठीक है ना। और आईएफआरएस जो होता है ना बेटा, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। आपने को याद है ऊपर पढ़ा था, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बाद में पढ़ाऊंगा मैं, तो अब इसको अब इनको पढ़ना है। तो आईएफआरएस जो है, ध्यान से समझना, आईएफआरएस जो है वो इशू करा जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये पूरा वर्ल्ड का है, ठीक है ना, जो इसको इशू करता है। यानी कि आईएफआरएस भी एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंडियन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसे लिखा जाता है आईएनडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसे इशू करा जाता है आईसीएआई के द्वारा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आईएफआरएस है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आईएएसबी इशू करता है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो लंदन में है, ठीक है, लंदन बेस्ड कंपनी है। आईएफआरएस क्यों बोलता है? अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग अकाउंटिंग रूल होता है, जिससे बड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आप कंपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग देशों की। हर कंपनी ने अपना अलग सिस्टम बना रखा है। तो आईएफआरएस प्रोवाइड करता है एक ऐसा रूल जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाएगा। अगर आप एक कंपनी हो इंडिया की और आप अमेरिका कंपनी से कंपेयर करें, तो आईएफआरएस तरीका होगा दोनों का अकाउंटिंग करने का, जिससे आप दोनों देश को कंपेयर कर सकते हो। इससे इन्वेस्टरों को, रेगुलेटर्स को, इन सबको जानकारियां मिलती है, डिसीजन ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं चीजों को, और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड हो सकते हैं। फीचर क्या है आईएफआरएस, काम क्या करता है? तो देखो ये जनरली 140 से ज्यादा देशों ने अपना रखा है, और इसमें फेयर वैल्यू अकाउंटिंग होती है, असेट्स लायबिलिटी सब करंट मार्केट वैल्यू पे मानी जाती है। और इसका पर्पस यही है कि ट्रांसपेरेंसी आए, जिम्मेदारी आए, एफिशिएंसी बढ़े फाइनेंशियल मार्केट में, और कंटिन्यूअसली ये रिफ्लेक्ट करता रहता है चेंजेस, अगर कोई बदलाव आ रहे हैं जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से इसके अंदर बदलाव आते रहते हैं। सिंपल एग्जांपल है, सपोज एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन कंपनी में, तो अगर इंडियन कंपनी फॉलो करती है आईएफआरएस या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर क्लोज टू आईएफआरएस, मतलब हमारा जो आईएफआरएस है ना वो लगभग सेम ही है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो जो इन्वेस्टर है वो इजीली इस चीज को समझ सकेगा और फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकेगा आईएफआरएस के अगर लिखा हुआ है तो, ठीक है ना। इन शॉर्ट आईएफआरएस एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है अकाउंटिंग की, वो आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या हर देश का जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो नहीं पढ़ना चाहेगा, वो चाहेगा एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना जहां से वो चीजों को अच्छे से समझ सके, कंपेयर कर सके डाटा को। अब ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म होने को है। तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाता है, आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। इशू कौन करता है? हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन, जो सीए के पेपर भी कंडक्ट कराती है, और आईएएस भी इसको कंडक्ट करता है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो ये इंडिया की कोई भी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, लार्ज कंपनी में फॉलो किया जाता है, और आईएफआरएस पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है। अगर हम बेसिस की बात करें तो ये जनरली आईएफआरएस पे ही बेसिस है। इसके जो अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड बने हुए ना हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो आईएफआरएस के बेसिस पे ही हमने बना रखे हैं, यानी कि उन्हीं से ही थोड़े बहुत हमने उन्हीं के हिसाब के बना रखे हैं, और अपने खुद के हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने कुछ बदलाव उसके अंदर कर रखे हैं हमारे इंडियन अकॉर्डिंग। और बाकी ये तो ग्लोबली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड को देख के चलता है। लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी,
तो ये इंडियन लीगल और बिजनेस टर्मिनोलॉजी फॉलो करता है और वो इंटरनेशनल लीगल एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी फॉलो करता है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात करें तो ये अलाउड है, मतलब फेयर वैल्यू को मेजर करना ये अलाउड है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इसमें वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, मतलब हर देश इसको कंपेयर करना जाए तो कर सकता है, पर इससे ज्यादा वो प्रेफर करेगा आईएफआरएस, समझ रहे हो। और ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इसको मेजर करने के लिए। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बात करें तो ये इंडियन लॉ और रेगुलेशन कंपनी एक्ट है उसके तहत बात की जाए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस के डिफरेंस के बीच में, तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखो चीजें बड़ी सिंपल है। आईएफआरएस जो है ना वो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। और एक देश से दूसरे देश में जब अकाउंटिंग चेक करनी हो तो दोनों के अकाउंटिंग को कंपेयर करना पड़ा हो, दोनों के डाटा को कंपेयर करना पड़ा हो, तो आईएफआरएस आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना वो सेम एज अ कॉपी है या मॉडिफाइड वर्जन ही है हमारे इंडिया में जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बस फर्क इतना है कि हमारे इंडिया में अपना खुद का एक एनवायरनमेंट है, अपना खुद का एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो उस तरीके से हम क्या चीज़ें फॉलो करते हैं बस उसमें हल्के से चेंजेस हैं, बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो इसके 4-5 पॉइंट बहुत हैं, यहाँ तो 6-7 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट बहुत है। सबसे पहले इशू कौन करता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, तो इसे आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई इसको इंट्रोड्यूस करती है। और अगर हम बात करें आईएफआरएस तो इसको इसको आईएफआरएस जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको इशू करती है आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ठीक है ना। तो पहली ये चीज़ कि दोनों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता है और आईएफआरएस को कौन इशू करता है, पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की अगर बात करूँ एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये जो भी कंपनीज इंडिया में है ऑब्वियस सी बात है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो वहाँ एप्लीकेबल होगा। लेकिन आईएफआरएस अडॉप्टेड करा गया है या अडॉप्ट किया गया है 140 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड। वहीं पे हम बात करें बेसिस की, तो बेस्ड ऑन आईएफआरएस, देखो हमने वही चीज पढ़ी थी ना कि आईएफआरएस पे ही बेस्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन ये मॉडिफाइड है इंडियन के इकोनॉमिक, लीगल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। अब इंडिया का थोड़ा अलग एनवायरनमेंट है थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड, तो उसमें थोड़े से चेंजेस करे गए, मॉडिफाइड करा गया उसको। लेकिन अगर हम आईएफआरएस की बात करें तो ये ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जहां पर इंटरनेशनल एप्लीकेबिलिटी है, ये इंटरनेशनली एप्लीकेबल होता है। वहीं पे इसके हम बात करें लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी की, तो यहाँ पर इंडियन का लीगल और बिजनेस टर्मिनोलॉजी यूज करा गया। इंडियन के किस तरीके से लीगल तरीके हैं, क्या रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, उस तरीके से। और इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनेशनली फॉलो किया गया, तो इंटरनेशनल लीगल एंड फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज यूज करिए। अगर हम बात करें फेयर वैल्यू मेजरमेंट में, तो जनरली इसमें हमारी असेट्स और लायबिलिटीज को मेजर करना होता है। मेजर करने के मेथड्स होते हैं, तो इसमें जनरली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 फॉलो करते हैं हम इसके अंदर, और इसके अंदर हम IFRS 13 फॉलो करते हैं। तो क्या है, बस थोड़ा सा एक चेंज है कि जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर कुछ एक लिमिट है, वहां तक हम सेट करते हैं, और फिर IFRS तो एक प्रॉपरली बना हुआ है तरीका, बस जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर हल्के से बदलाव कर रखे हैं इस चीज को लेकर। अगर हम बात करें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, तो इसके अंदर इंडियन लॉ आता है और रेगुलेशंस आती है कंपनी एक्ट। ऑब्वियस सी बात है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंडिया में बना हुआ है, तो वो इंडिया के कंपनी एक्ट या इंडिया का अपना एक एनवायरनमेंट है और उस कानून के तहत वहां पर वो बनाया गया है। लेकिन वहीं पे हम बात करें IFRS, तो वो तो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर देश का तो कानून नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि देखो क्या लिखा हुआ है, नो कंट्री स्पेसिफिक लॉ, मतलब कोई कंट्री का स्पेसिफिक लॉ नहीं है ना, प्योरली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो हर देश के लिए बराबर माने जा सकते हैं, ऐसे कुछ लॉ, ठीक है। इसके बात करें अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, क्या मुश्किलाहट आती है, तो जनरली सिंपलर है और फ्लेक्सिबल है इंडियन कंपनीज के लिए। ऑब्वियस सी बात है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा सा डिटेल्ड में होता है क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बात करें, मतलब चीज़ों का खुलासा करना, तो इसके अंदर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं एज पर इंडियन लॉ, तो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें खुलासा ज़्यादा करना पड़ता है। और इसके अंदर डिस्क्लोजरमेंट जो है ना, डिस्क्लोजर जो है उसकी रिक्वायरमेंट ग्लोबली स्टैंडर्डाइज है और समटाइम कुछ और ज़्यादा एक्सटेंसिव हो सकती है, ज़्यादा डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो बोलता है कुछ डिफरेंसेज हैं क्लासिफिकेशन में और मेजर करने के, जो अपने फाइनेंशियल मेजरमेंट होते हैं, जैसे
कोई भी मेथड हो गया अपना किसी भी चीज़ को मेजर करने का, तो थोड़े से क्लासिफाई करने में और मेजर करने में कुछ बदलाव होते हैं इसके बीच में। यहाँ पे हम बात करें तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, अगर हम इसमें बात करें। बाकी ये जो आईएफआरएस की टर्मिनोलॉजी है, तो देखो हमें पता है कि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो कुछ हद तक आईएफआरएस से ही हमने बनाई हुई है, और आईएफआरएस तो ग्लोबली टर्म्स के ऊपर बना हुआ है, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है आईएफआरएस की ग्लोबली टर्म, ठीक है ना। इसके बाद हम समरी की बात करें इसमें लास्ट, तो हमें बोलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अपने आप का इंडियन वर्जन है आईएफआरएस का। मतलब जैसे एक हॉलीवुड मूवी है और फिर उसकी डब्ड मूवी इंडिया में बना दी काइंड ऑफ, उसमें हल्के से हिंदी डायलॉग्स अपने 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 कल्चर अपने देशों को दिखा दिया, तो वैसे ही है ना, जो इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने कानून अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया हुआ है, पर लिया पूरा आईएफआरएस से ही है। तो आईएफआरएस जो है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, डिजाइन कर रखा है इंटरनेशनली, ठीक है ना। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि कंपनी जो है ना वो कंप्लाई करे और इंडियन रेगुलेशन, मतलब वो उसके मतलब ऐसा समझ लो, इंडियन लॉ उठाया, इंडियन लॉ के साथ साथ आईएफआरएस उठाया, दोनों को उठाया और कंबाइंड कर दिया और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गया, ठीक है ना। कंपनीज फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन इजीली ट्रांजिशन टू फुल आईएफआरएस। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है वो आराम से ट्रांजिशन कर सकता है अपना आईएफआरएस में, अगर उसको जरूरत लगे फ्यूचर में, ठीक है। सिंपल एनालॉजी ये है कि आईएफआरएस एक ओरिजिनल रेसिपी है और उसका इंडियन वर्जन है उसी रेसिपी का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। देखो ज़्यादातर हमें मेन टॉपिक जो हमें क्लियर करने हैं इसमें वो यही है कि हमारे को सारे प्रिंसिपल्स पता हो, सारी अजम्पशन पता हो, उस बेसिस पे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं पे बनेंगे, ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।